Assalamualaikum. Welcome back to CCSK course from Urdu IT Academy. This is lecture number 10 and we will be discussing about domain 6, which is management plane and business continuity. Objectives of lecture 10 will be we will be discussing about management plane, then basics of BC and DR, that is business continuity and disaster recovery, then understanding of business continuity and disaster recovery in cloud. उसके बाद few questions based on this domain. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट प्लान। एक बात मैं व्यूअर्स और लिसनर्स के लिए क्लियर कर दूं कि सीसीएसके के इस डोमेन में हम बिजनेस कंटिन्यूटी का कंसेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम क्लाउड के केस में बिजनेस कंटिन्यूटी में क्या चेंजेस होंगे, यानी क्लाउड के केस में बिजनेस कंटिन्यूटी के क्या कंसर्न्स हैं, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी के का कंसेप्ट वही एप्लीकेबल होगा यहाँ जो ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में होता है, लेकिन क्लाउड के अपने कंसर्न के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट प्लेन। ये दरअसल वो इंटरफेस या कंसोल है जहां से हम क्लाउड सर्विसेज को मैनेज करते हैं। हमने डोमेन 1 में ये 4 स्ट्रक्चर डिस्कस किया हुआ है: इंफ्रास्ट्रक्चर, एपी स्ट्रक्चर, मेटा स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसलिए हम फिर से इसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ बस ये मेंशन करना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट प्लेन दरअसल मेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है और यही मैनेजमेंट प्लेन ही दरअसल क्लाउड कंप्यूटिंग को ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर से डिस्टिंग्विश करता है। यहाँ आप देखेंगे AWS का कंसोल, ये AWS का कंसोल है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं console.aws.amazon.com से, और यही दरअसल AWS का मैनेजमेंट प्लेन है। ये देखिए एज्योर का, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का मैनेजमेंट प्लेन जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं portal.azure.com के थ्रू। GCP का इधर है cloud.google.com। तो ये सब मैनेजमेंट प्लेन है जहां से आप क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सर्विसेज हैं उनको आप एक्सेस यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो यही मैनेजमेंट प्लेन है एक्चुअली। मैनेजमेंट प्लेन को हम एक्सेस कैसे करते हैं? जनरली 4 तरीके होते हैं। वो 4 तरीके कौन कौन से हैं? वेब के थ्रू, जैसे AWS को console.aws.amazon.com, ठीक है, portal.azure.com, cloud.google.com, ये हो गया आपका वेब के थ्रू एक्सेस करना। नेक्स्ट आता है वेब के अलावा और कौन सा है? वेब के अलावा है API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जनरली, और ये आप ये कह सकते हैं मोस्टली REST API के थ्रू आप मैनेजमेंट प्लेन को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा SDK है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होता है। AWS का अपना SDK है, माइक्रोसॉफ्ट एजर का अपना है, GCP का अपना है। आप इनके SDK को इंस्टॉल करके उसके थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं मैनेजमेंट प्लेन को। उसके अलावा क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं मैनेजमेंट प्लेन को। किसी भी तरह की सर्विसेज आप रन करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, वो सब आप CLI के थ्रू, SDK के थ्रू या API के थ्रू या वेब के थ्रू कर सकते हैं। चूंकि क्लाउड में सिक्योरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल पर बेस्ड है, जो कि हम पहले लेक्चर से बार बार डिस्कस कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं मैनेजमेंट प्लेन को हम कैसे सिक्योर करेंगे और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल यहाँ कैसे इम्पोज होता है। तो मैनेजमेंट प्लेन को सिक्योर करने में भी जो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग CSP की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कस्टमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो CSP की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले डिस्कस करते हैं। पेरीमीटर सिक्योरिटी। पेरीमीटर सिक्योरिटी क्लाउड सिक्योरिटी प्रोवाइडर की जिम्मेदारी होती है कि वो उस इंफ्रा को पेरीमीटर सिक्योरिटी इंश्योर करे या इंप्लीमेंट करे उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिस पर उसने मैनेजमेंट प्लेन होस्ट किया हुआ है। कस्टमर ऑथेंटिकेशन। क्लाउड प्रोवाइडर्स को एक स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड प्रोवाइड करना होगा जिससे कस्टमर मैनेजमेंट प्लेन को एक्सेस करेंगे। उसके बाद है इंटरनल ऑथेंटिकेशन एंड क्रेडेंशियल।
इंटरनली मैनेजमेंट प्लेन जब एक दूसरे कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, इंटरनल ऑथेंटिकेशन और क्रेडेंशियल पासिंग का मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करना होगा। सीएसपी जैसे एक आईएम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है इंटरनल ऑथेंटिकेशन एंड क्रेडेंशियल पासिंग के लिए। उसके बाद है ऑथराइजेशन एंड एंटाइटलमेंट। ऑथराइजेशन एंड एंटाइटलमेंट का मैकेनिज्म प्रोवाइड करना भी सीएसपी की जिम्मेदारी है, ताकि क्लाउड कस्टमर क्लाउड में एक्सेस कंट्रोल मैनेज कर सके, लीस्ट प्रिविलेज इंप्लीमेंट कर सके। ठीक है, सपोज कीजिए कि आप क्लाउड कस्टमर हैं, तो आप अपने यूजर्स का एक्सेस कैसे मैनेज करेंगे? आपको एक्सेस मैनेज करने के लिए ऑथराइजेशन और एंटाइटलमेंट की सर्विसेज जैसे आईएम की सर्विसेज है, आप देखेंगे एडब्ल्यूएस के केस में आईएम है, एज्योर का अपना आईएम है। ठीक है, तो आईएम के थ्रू आप जो आपके जो यूजर्स हैं, यानी क्लाउड कस्टमर्स के, आपके ऑर्गेनाइजेशंस के जो यूजर हैं, आप उनका ऑथराइजेशंस और एंटाइटलमेंट मैनेज करते हैं। ठीक है, लास्ट आप जानते हैं एज यूजुअल लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग इज इंपॉर्टेंट हियर। क्यों इंपॉर्टेंट है? टू मॉनिटर एनी सॉर्ट ऑफ कंप्रोमाइज ऑफ मैनेजमेंट प्लेन। उसके बाद आता है कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कस्टमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो कस्टमर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज हमने अभी डिस्कस किया है कि ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल पे है। तो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लिमिटिंग रिस्ट्रिक्टिंग रूट यूजर एक्सेस। अभी आप देखेंगे, जब मैंने आपको दिखाया था, ओके यहाँ पे नहीं है, अच्छा, जब आप कंसोल पे लॉगिन करेंगे ना, जब AWS का कंसोल लॉगिन करेंगे, तो वहां पर आपका पूछता है रूट यूजर से लॉगिन करना है आपको या आईएम यूजर से लॉगिन करना है। तो रूट यूजर जो होता है वो पहला अकाउंट होता है जो आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ सेटअप करते हैं। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि हमेशा अवॉइड करना चाहिए रूट यूजर का एक्सेस, यानी अगर किसी को लॉगिन करना है तो आप उसके इक्विवेलेंट कोई रोल बना लीजिए और उसके थ्रू लॉगिन कीजिए, कोई आईएम रोल बनाइए उसके थ्रू लॉगिन कीजिए, ना कि बार बार रूट यूजर का एक्सेस कीजिए, क्योंकि अगर रूट यूजर का एक्सेस कंप्रोमाइज हो गया तो आपका पूरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा आपके क्लाउड पर से। ठीक है, नेक्स्ट है लीस्ट प्रिविलेज इन्फोर्समेंट। बिल्कुल जानते हैं हम सिक्योरिटी का सिक्योर, अगर अकाउंट सिक्योर करना है, एक्सेस सिक्योर करना है, तो लीस्ट प्रिविलेज इन्फोर्समेंट बेस्ट ऑप्शन होता है। इन्फोर्समेंट ऑफ MFA, that multi-factor authentication to secure your management plane। उसके अलावा जैसे आपने OTP बेस्ड रख दिया या आपने कोई टोकन बेस्ड रख दिया कि जब आप लॉगिन करेंगे, आपने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला मैनेजमेंट प्लेन को एक्सेस करने के लिए, फिर उसने आपको एक OTP आपके मोबाइल में भेजा, आप वो OTP सबमिट करेंगे तभी आप मैनेजमेंट प्लेन में इंटर कर सकते हैं या उसको एक्सेस कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन शुड हैपन ओवर सिक्योर चैनल लाइक SSL। तो जो भी ये जो ऑथेंटिकेशन हो रहा है आपका मैनेजमेंट प्लेन को एक्सेस करने का, वो SSL बेस्ड होना चाहिए, ना कि सिंपल प्लेन टेक्स्ट में, यानी कि जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो आप ट्रांसमिट कर रहे हैं वो SSL यानी कि HTTPS वाया HTTPS या ओवर HTTPS ही इनिशिएट होना चाहिए। उसके बाद है रोटेशन ऑफ ऑथ टोकन्स फॉर स्पेशल और सर्विस अकाउंट। सर्विस अकाउंट या स्पेशल अकाउंट के लिए हम ऑथ टोकन यूज करते हैं, तो उसका रोटेशन भी एक खास पीरियड पे होना चाहिए। वो मतलब वो बेस करता है आपका जो यूजर अकाउंट पॉलिसी है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक बेंचमार्क होता है आपका हार्डनिंग का, कि भाई इतने दिन पर आपका जो है आपका पासवर्ड रोटेट होगा या आपका ऑथ टोकन रोटेट होगा। तो रोटेशन ऑफ ऑथ टोकन्स फॉर स्पेशल और सर्विस अकाउंट। ठीक है, अब आता है मामला बिजनेस कंटिन्यूटी का। ठीक है, बिजनेस कंटिन्यूटी क्या है? दिस refers to policies, procedures and tools put in place to ensure critical business function can continue during and after disaster। बेसिकली अगर कुछ डिजास्टर होता है तो हम मेरा बिजनेस क्या बैठ जाएगा या मेरा बिजनेस मुझे कंटिन्यू करना है। बिजनेस की कंटिन्यूटी इंश्योर करना किसी डिजास्टर के केस में ही बिजनेस कंटिन्यूटी कहलाता है।
When we say disaster, it can be accidental disruption. अब डिजास्टर का क्या मतलब है? एक्सीडेंटल डिस्ट्रप्शन हो गया, नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक और मेजर सिस्टम फेलियर। डिजास्टर का मतलब सिर्फ साइबर अटैक्स नहीं होते हैं, बल्कि ये सारे भी पैरामीटर्स हैं या ये सारे ये रीजंस हैं, सॉरी, जो जिसको आप एज ए डिजास्टर कंसिडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना प्लान करना होता है। तो आप देखेंगे अक्सर ये बिजनेस कंटिन्यूटी या बीसीपी भी कहलाता है कई बार। बीसीपी मतलब बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। आप अपने बिजनेस को डिस्ट्रप्शन के केस में किस तरीके से कंटिन्यू रखेंगे, क्या आपका प्रोसेस होगा, क्या आपके एक्शंस होंगे, वो इस प्लान में मेंशन होते हैं। बिजनेस कंटिन्यूटी के बाद एक और वर्ड है जो बहुत इस्तेमाल होता है, वो डिजास्टर रिकवरी। कई बार लोग समझते हैं कि बीसीपी डीआर सेम चीज है, एक ही रवानी में दोनों वर्ड का इस्तेमाल होता है, बीसीडीआर, बीसीपीडीआर, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है। डिजास्टर रिकवरी क्या है? दिस इज अ सबसेट ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी वेयर द फोकस इज ऑन रिकवरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट आर लॉस्ट और डैमेज्ड ड्यूरिंग ए डिजास्टर। बिजनेस कंटिन्यूटी इज ओवरऑल कंसर्न कि हम मुझे डिस्ट्रप्शन के केस में पूरा बिजनेस कैसे चलाना है। पूरा बिजनेस का मतलब है कि ऑल द प्रोसेसेस, ऑल द वर्टिकल्स, ठीक है। डिजास्टर रिकवरी जो है वो आपको यह है कि अगर आप डिजास्टर हो गया है तो उस केस में उस डिजास्टर से आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको कैसे वापस लाना है ट्रैक पे, वो है डिजास्टर रिकवरी। द टर्म बीसीडीआर पॉपुलरली यूज्ड एग्रीगेट्स, अभी मैंने बोला आपको कि अक्सर ये वर्ड यूज होता है एक साथ, बीसीडीआर। The term BCDR popularly used aggregates the strategy and collection of approaches that business needs to implement in order to keep at least mission critical functions up and running during and after any unplanned event or a disaster. So basically बिजनेस कंटिन्यूटी का ये उनकी ये मंशा होती है। बिजनेस कंटिन्यूटी का जो मेन मोटो है वो यही है कि किसी भी तरीके से हमारा जो मिशन क्रिटिकल फंक्शन है उसको अप एंड रनिंग रखा जा सके, इवन इन केस ऑफ एनी अनवांटेड सिचुएशन और इवेंट, ठीक है। बीसीपीडीआर फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दिया है कि हम यहाँ पर बीसीपीडीआर या बीसीडीआर डिस्कस करने नहीं बैठे हैं। जब आप सीसीएस के पढ़ रहे हैं, जब सीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये अंडरस्टूड है कि आप ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में बीसीपीडीआर का जो कंसेप्ट है उसको आप जान रहे हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है, बट चूंकि क्लाउड का एनवायरनमेंट है, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है, कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो हम देखेंगे कि बेसिकली इस डोमेन में हम बीसीडीआर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि बीसीडीआर कैसे डिफरेंट हो जा रहा है क्लाउड के केस में, या क्लाउड के केस में बीसीडीआर कैसे डिफरेंट है ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट के मुकाबले, ठीक है। हालांकि जब आप बीसीडीआर पढ़ेंगे, ये अपने आप में एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, बट ये दो वर्ड बहुत कॉमन है और आपको ये जानना बहुत जरूरी है। रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव एंड रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, जिसको आरटीओ आरपीओ भी बोलते हैं। व्हाट इज आरटीओ एंड व्हाट इज आरपीओ? RTO specifies the amount of time it should take to have the system back up and running. So if your RTO is 45 minutes, your intent is to have the recovery completed within that time frame. मतलब कि आपका सिस्टम अगर डाउन हो गया है और आपका RTO 45 मिनट है या 50 मिनट है या 1 घंटा है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको 1 घंटा जो है वो मैक्सिमम टाइम है। उस टाइम के अंदर में आपको अपना सिस्टम वापस से रिकवर कर लेना है, ठीक है, वापस से सिस्टम को अप एंड रनिंग स्टेट में ले आना है। दैट इज आरटीओ। उसके बाद है आरपीओ, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, सिंपली स्पेसिफाइज हाउ मच डाटा आर यू विलिंग टू लूज, यानी कि कितने डाटा का नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए सर्वर वेयर टू गो डाउन राइट नाउ एंड योर आरपीओ इज 60 मिनट्स, यू आर प्लानिंग ऑन रिकवरिंग फ्रॉम ए बैकअप मेड 60 मिनट्स एगो। यानी कि जब आपका आरपीओ 60 मिनट्स है, तो सपोज कीजिए कि आपने 12 ओ क्लॉक को एक बैकअप लिया है। आप हर घंटे पे बैकअप लेते हैं। 12 ओ क्लॉक लिया, फिर आपने 1 ओ क्लॉक लिया, फिर आपने 2 ओ क्लॉक लेंगे, आप 3 ओ क्लॉक लेंगे। सपोज कीजिए हम 12 ओ क्लॉक
को एक बैकअप लिया है और 12:30 पे या 12:45 पे आपका सिस्टम ब्रेक कर जाता है, या कोई डिस्ट्रप्टिव इवेंट इंसिडेंट होता है और आपका सिस्टम डाउन है। अब आपके पास 12:45 तक का बैकअप नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बैकअप हर 1 घंटे पे लेते हैं। यानी अब आपने 12 बजे लिया था, उसके बाद आप 1 बजे लेंगे और 12:45 में 12:45 में आपका ये इवेंट हुआ है। तो जो आपको डाटा का नुकसान होगा, लास्ट बैकअप आपके पास अवेलेबल कब है? 12 बजे का। तो जब आप रिकवर करेंगे सिस्टम को, तो आप अगर अगर आप बैकअप का इस्तेमाल करेंगे, बैकअप से रिकवर करेंगे अपने सिस्टम को, तो आपको लास्ट बैकअप मिलेगा 12 बजे का। यानी 12 बजे से लेकर 12:45 तक का डाटा आप लूज कर देंगे। तो 12 से, यानी आपने पहले ही डिसाइड किया हुआ है कि मैं हर 1 घंटे पर बैकअप लूंगा। इसका मतलब है आपने ये डिसीजन कब आप लेते हैं कि मैं हर 1 घंटे में बैकअप लूंगा? आरपीओ को ध्यान में रखते हुए आप कितना डाटा लूज कर सकते हैं, कितना डाटा लूज करना आप टॉलरेट कर सकते हैं, इस बेस पर आप आरपीओ डिसाइड करते हैं। तो आपने चूंकि 1 घंटे का लिया हुआ है, तो ऑब्वियसली है कि 45 मिनट्स बैक का ही डाटा आपको मिलेगा। आप उसी को आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया आरपीओ। ये देखिए आपके लिए ये एक पिक्चर है आरपीओ। ये आपका लास्ट परफॉर्म बैकअप आपका यहाँ पे है, उसके बाद डिसरप्टिव इवेंट होता है। तो लास्ट परफॉर्म बैकअप जो है, जो ये है, आप इसी बैकअप पे आप जो है रिस्टोर करेंगे। जब इस बैकअप पे आप रिस्टोर करेंगे तो वो आरपीओ कहलाएगा। उसके बाद आपका डाउन टाइम कितना है? तो आपका डाउन टाइम जो लगा है, यानी डिस्ट्रप्टिव इवेंट कब हुआ है? 12, ये सपोज कर लीजिए 12:45 है और आपको आपका 1 घंटे का है, तो 12 से 1 यानी कि 1 बजे से पहले पहले आपको सिस्टम को अप एंड रनिंग कंडीशन में लाना है। उसी 1 घंटे का जो टाइम है उसको आरटीओ बोलते हैं। ठीक है। अब जो मेन चीज है, जो पूरा मुद्दा है इस डोमेन का, वो 2 ही चीज था। एक था मैनेजमेंट प्लेन को डिस्कस करना, उसको कैसे सिक्योर करेंगे। दूसरा ये है था कि बीसीडीआर क्लाउड के केस में क्या डिफरेंट है, और या आप ये कह सकते हैं कि बीसीडीआर का हम कैसे ख्याल करेंगे, उसका उसका ध्यान क्या क्या ध्यान रखना है क्लाउड के केस में। ठीक है। So, three main aspects of BCDR in the cloud are ensuring continuity and recovery within a given cloud provider, preparing for and managing cloud provider outages, considering options for portability in case you need to migrate providers or platform. क्लाउड में जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो यहाँ हमारा मुराद है क्लाउड कंप्यूटिंग के फेल्योर में कंटिन्यूटी को इंश्योर करना, या उसको इंश्योर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कदम, जैसे क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेना, आईएम और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप। अगर ये सारे बैकअप आप रखते हैं, इन सारे बैकअप को आप इंश्योर करते हैं, तो अगर कोई डिसरप्टिव इवेंट होता है तो आपके लिए रिकवरी करना आसान हो जाएगा। आप उस कॉन्फ़िगरेशन से वापस से इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पिन आउट कर सकते हैं। आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर उस कॉन्फ़िगरेशन की मदद से खड़ा कर सकते हैं और सिस्टम को अपना रनिंग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग फॉर एंड मैनेजिंग क्लाउड प्रोवाइडर आउटेजेस। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लाउड के केस में मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन होता है, जो रिडंडेंसी का केस है, का कंसेप्ट होता है, जिससे रेजिलियंसी बढ़ती है या बढ़ाई जाती है। मान लीजिए एक अवेलेबिलिटी जोन है जो डाउन हो गया है, with just some click you can migrate to the other availability zone and make the system up and running. ठीक है। थर्ड है कंसिडरिंग ऑप्शंस फॉर पोर्टेबिलिटी। देखिए, पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है, उसका मतलब है डिजास्टर के केस में अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर, अगर आपको सर्विस प्रोवाइडर चेंज करना पड़ जाए, पोर्टेबिलिटी एक बड़ा कंसर्न है। पोर्टेबिलिटी का मतलब है डिजास्टर के केस में अगर आपको सर्विस प्रोवाइडर चेंज करना पड़े तो कितना आसान होगा इंफ्रास्ट्रक्चर या एप्लीकेशन का लिफ्ट एंड शिफ्ट। एक कस्टमर एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पर, सपोज कीजिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एडब्ल्यूएस के ऊपर है, एडब्ल्यूएस की सर्विसेज डाउन है, आपको आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप एडब्ल्यूएस पर आप रन नहीं कर सकते हैं। आप समझ लीजिए क्रॉस रीजन
पहले तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप क्रॉस रीजन डीआर रखें, यानी एडब्ल्यूएस पे ही किसी दूसरे रीजन में आप डीआर रखें। लेकिन किसी वजह कर आपने नहीं रखा है या आप नहीं रखना चाहते हैं, आपको फौरन उसको लिफ्ट एंड शिफ्ट करना है दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पर, जैसे गूगल पे। तो आपको आपको ये चीज पहले डिसाइड करनी होगी, हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपको ये पोर्टेबिलिटी पहले डिसाइड करनी पड़ेगी कि क्या ऐसा कुछ होता है तो मैं अपना एप्लीकेशन या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पोर्टेबल शक्ल में उठा के दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर पर मैं माइग्रेट कर सकता हूँ या नहीं। कहीं कोई लॉकिंग सिचुएशन तो नहीं देखना पड़ सकता है। सपोज कर लीजिए कि आपका कोई पैस सर्विस है AWS की, जहां आपने एप्लीकेशंस को रन किया हुआ है, आपका एप्लीकेशन उस पर होस्टेड है और उसकी सर्विस डाउन है, उस पैस सर्विस की, आपको लिफ्ट एंड शिफ्ट करना है दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पर, सपोज कर लीजिए जीसी पर। अब जीसीपी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि सिमिलर सर्विस, सिमिलर पैस प्लेटफॉर्म नहीं है, या कुछ डिपेंडेंसीज है उस पैस प्लेटफॉर्म की, जिसकी वजह से हो सकता है आपका जो कोड है, जो एप्लीकेशन है उस AWS के पैस पर, वो जीसीपी पर रन ना करे। तो ये जो है ये एक लॉक इन सिचुएशन हो जाएगा। या फिर समझ लीजिए कि कोई आप जो है AWS से उस एप्लीकेशन को, उस सर्विस को, पैस सर्विस को उस फॉर्मेट में नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या अमेजोन ने उसकी फैसिलिटी आपको नहीं दी है जो फॉर्मेट जीसीपी को चाहिए माइग्रेशन के लिए। तो ये भी एक लॉक इन सिचुएशन हो जाएगा। तो आपको ये देखना पड़ता है या देखना पड़ेगा कि कहीं कोई लॉक इन सिचुएशन तो नहीं आ रही है करंट सर्विस प्रोवाइडर के साथ, जिस वजह कर माइग्रेशन या लिफ्ट एंड शिफ्ट में प्रॉब्लम होगी। सो ये 3 मेन कंसर्न है, एस्पेक्ट्स हैं क्लाउड के केस में बिजनेस कंटिन्यूटी या डिजास्टर रिकवरी को लेकर। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू प्रोग्राम एपीआई। हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट प्लेन को जनरली हम कैसे एक्सेस करते हैं, या ये जो क्लाउड है ना, क्लाउड इज ऑल अबाउट एपीआई। एक सर्विस दूसरे सर्विस से जो कनेक्ट कर रही है, एक सर्विस से दूसरे सर्विस का जो कॉल है वो ओवर एपीआई होती है। और एपीआई में 2 तरह का एपीआई होता है, सोप और रेस्ट। ये जेसॉन और HTTPS, ये 2 तो फॉरन आप एलिमिनेट कर दीजिए। सोप और रेस्ट, सोप और रेस्ट में जो सबसे वर्सेटाइल है वो रेस्ट, यानी रेस्ट का ही जो कॉमन यूज है, जो मोस्टली यूज्ड है वो रेस्ट ही है। तो इसका आंसर होगा रेस्ट एपीआई। नेक्स्ट है, व्हाट लेवल ऑफ प्रिविलेज शुड बी असाइंड टू ए यूजर अकाउंट विद एक्सेस टू द मेटा स्ट्रक्चर। व्हाट लेवल ऑफ प्रिविलेज, सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस की बात करेंगे तो क्या आएगा, लीस्ट प्रिविलेज। एडमिन एक्सेस तो ऑब्वियसली नहीं, आप हर किसी को एडमिन एक्सेस नहीं दे सकते, किसी भी यूजर को। रीड ओनली भी एक सॉल्यूशन नहीं है, राइट एक्सेस भी सॉल्यूशन नहीं है। सो लीस्ट प्रिविलेज, यानी उसको जितना कम से कम प्रिविलेज चाहिए अपने रोल को निभाने के लिए, वो प्रिविलेज आप देंगे यूजर को। तो इसके केस में आंसर होगा लीस्ट प्रिविलेज। दैट इज ऑल फॉर इन दिस डोमेन, यानी कि डोमेन 6। थैंक यू फॉर joining in this session. If you have some time, please join in the next session. Thank you.